आज हम पढ़ेंगे शब्द सोठव। तो आपने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने आपको संपूर्ण सार जो था उसका एक ही वीडियो में दे दिया था। उसके बाद हमने किया था उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो उसके लिए हमने एक MCQ सीरीज़ की थी। तो आज बात करते हैं शब्द सोठव की, ठीक है। और तो शब्द अथवा अक्षरों के निर्मित शब्दों के जो स्वतंत्र अथवा ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में शब्द होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो देखिए, अब क्या होता है कि हम हिंदी जब पढ़ते हैं तो उसके जो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं हम पढ़ लेते हैं तत्सम तद्भव, पर वो आती कहाँ से, किसके जो अंग हैं वो हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम KVS वगैरह का इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे जब हमारी पूछी जाती हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक होती हैं, बट हम उसको ईजिली लेकर पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हर एक चीज़ पढ़िए, कहीं ना कहीं काम आएगी, पर ऐसा भी नहीं है कि पढ़ते ही रहिए। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ते हैं। तो चलिए हिंदी के शब्द भंडार की बात करते हैं हम। तो हिंदी में देखिए, हिंदी भाषा का क्या है, 2 लाख से जो अधिक आपको शब्द जो है मिल जाते हैं, ठीक है। 85% जो शब्द हैं आपके हिंदी भाषा के, मातृभाषाओं के, 15% जो शब्द हैं विभिन्न विदेशी भाषाओं के। और जब सभी का जो सार है या मुख्य भाषा जो है संस्कृत है, आप सभी जानते होंगे। तो शब्द भेद कितने होते हैं? अच्छा, शब्द भेद क्या है कि जो शब्द होते हैं उनके भी भेद होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं और कुछ होते हैं निरर्थक होते हैं। अब सार्थक क्या होते हैं? सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई महत्व हो, और निरर्थक वो होते हैं जो एक प्रकार की ध्वनि होती है या हम बोलने को बोल देते हैं पर उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखिए, सार्थक में जैसे नगर हो गया, मैं हो गया, आप हो गया, विद्यालय हो गया, तो इसका कोई अर्थ है। पर निरर्थक क्या है? जैसे धम्म हो गया, गिर गए तो बोले धम्म से गिर गए। अच्छा, फटफटा कर, जैसे हम बोलते हैं अरे फटफटा कर चले गए, चटचटा कर चले गए, फट गए, टन्न हो गया। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका हम अधिकतर प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, तो वो हो जाता है निरर्थक। अब देखिए, अब बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका कोई महत्वपूर्ण नहीं है बिंदु, तो मैं आपको ये फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ जिससे कि आपका जो समय है वो व्यर्थ में जाए। तो अब बात करते हैं बनावट के आधार पर शब्द क्या होते हैं। तो आपने रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि पढ़ा होगा। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ किस लिए रहे हैं? ताकि जो रिवाइज हो वो हो जाए, और जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूढ़ि क्या है? रूढ़ि शब्द को उनको कहते हैं जिनका जो शब्द के योग में नहीं होता है, मतलब जो शब्द है उनका योग ना हो। जैसे आम हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, कलम हो गया, तो इनका कोई योग नहीं है, इसलिए क्या है, ये रूढ़ि है। अब बात करते हैं यौगिक की। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जिनका योग बनता है, जैसे कि विद्यार्थी, ठीक है। अब विद्यार्थी में स्त्री पुरुष सभी आ जाएंगे, छात्रावास वहाँ पे सभी आ जाएंगे, विद्यालय, पंचवर्षीय, तो जहाँ पे कोई लिंग भेद ना हो और सभी चीज़ें आ जाए वहाँ पे आपका क्या होता है, यौगिक। अब बात करते हैं योग रूढ़ि। योग रूढ़ि क्या है? जब देखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ि। तो इसमें क्या होता है कि आपका पंकज शब्द, देखिए अब यहाँ ज़्यादा आपको नहीं बताने वाले, तो जैसे कि आप पंकज या झलक दे सकते हो। तो पंकज शब्द क्या है? पंख, धन, जल से बना हुआ है, तो 2 शब्दों के योग से बनता है, इस वजह से ये क्या है, योग रूढ़ि, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपने सभी ने सुना होगा कि तत्सम तद्भव जो है वो पढ़ेंगे, पर ये तत्सम तद्भव क्या चीज़ है, कहाँ से आती हैं, ये हम जानने की कभी भी चेष्टा नहीं करते हैं। तो पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो डिटेलिंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछा जाए पर जो दोस्तों हमारे जवाब है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। तो चलिए उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जो शब्दों को 4 भेद में बांटा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो शब्द हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो अब क्या है ना कि जिन्होंने हिंदी डिटेल से पढ़ी है वो अच्छे से बता सकते हैं, पर जिन्होंने जो हिंदी डिटेल से नहीं पढ़ी है, ऊपर ही ऊपर पढ़ी है, तत्सम तद्भव जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, पर जब क्वेश्चन इससे आता है तो वो बोलते हैं कि अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चंस नहीं हार्ड होते हैं, पर जब हमें चीज़ें पता नहीं होती है तो वो हार्ड बन जाती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे बात करते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विशेषज हो गया। तो तत्सम क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों रहते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो हमारे होते हैं तत्सम। तो इसको पहचानने का, तत्सम और तद्भव में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो अच्छे से पहचान लीजिए। जो तस् है, तस्, तो यहाँ जब सम आ जाए तो वो संस्कृत, सम से आप संस्कृत लगा लीजिए,
और तद्भव जहाँ पे तत्काल में भाव की उत्पत्ति हो रही हो तुरंत की तुरंत, वो होते हैं आपके हिंदी देशज भाषा। तो यहाँ पे संस्कृत में जो तत्सम है वो संस्कृत है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, पुष्प हो गया, अग्नि हो गया, हस्त हो गया, मुख हो गया, आम्र हो गया, फल हो गया। तो ये जो संस्कृत में वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं दोस्तों, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब चलिए बात करते हैं तद्भव की। तो देखिए, इतना स्लोली पढ़ें और बोरिंग हो जाए और हम बोर हो जाएं, तो इससे अच्छा एनर्जी के साथ एनर्जेटिक तौर से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत के हैं, ठीक है, किंतु धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें परिवर्तन हो गया, तो वो क्या हो गए? तद्भव शब्द कहलाने लगे। जैसे पुष्प को हमने फूल कर लिया, अग्नि को आग कर लिया, हस्त को हाथ कर लिया, आम को अम्र को आम कर लिया, घृ को घी कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अन्य शब्द। अब देशज शब्द क्या है? आप सभी को पता होगा कि जिन शब्दों में हमको ज्ञान नहीं होता, ठीक है, जिन शब्दों का ज्ञान नहीं है, जैसे कि तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा, ये क्या है? हमारे देशज शब्द हैं, हमने खुद ही निर्मित कर लिए। अब विदेशज में क्या है? विदेशज में बहुत सी भाषाएं आ जाती हैं, उन्हीं सब के जो शब्द हैं वो सारे विदेशज में हो जाते हैं। तो आपको अब आईने अकबरी हो गया, फारसी शब्द हो गए, बहुत से शब्द हैं इसमें जो विदेशज में जितनी भी भाषाएं बाहर की वो आ जाती हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। सारणी में दिए गए शब्दों में भाषाओं को कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जो बांग्ला है उसमें उपन्यास और प्रण जो है, अब मराठी में ये बोलते हैं, अरबी में ये बोलते हैं, फारसी में ये, तुर्की में ये और अंग्रेजी में ये, तो पर्चुगुंजी में भी अलग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए अलग अलग भाषा में एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से उच्चारित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्दों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ चुके थे? तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था बनावट के आधार पर, फिर हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अब वाच्य जो है, वाचक जो है, आपने कई बार सुना होगा, इसे हम अभिधक कहते हैं, और लक्षणिक यानी लक्षण। तो अब अर्थ के आधार पर तो यहाँ पे देखिए 3 भागों में बांट दिया गया है। तो वाचक क्या होता है इसको जान लेते हैं। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी मुखार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाचक या अभिध। जिस शब्द का अर्थ सरलता से समझा जा सके, ठीक है। जैसे घर है, आपने घर बोला, सभी को पता है घर क्या है। नगर है, सड़क है, फल है, सभी को इसका अर्थ जो है सरलता से पता होता है। अच्छा, लक्षणिक जो शब्द हैं या लक्षण वाले हैं वो क्या होते हैं? ये शब्द जो है सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर क्या होता है? प्रयोजन वक्ष दूसरे अर्थ के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? देखो, जो ये है मुख्यार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लक्षण जिसमें होते हैं, जिनमें जो काव्य में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है लक्षणी शब्दों का, तो मुख्यार्थ बदे तदयोगे रूढ़ि तुड़े प्रयोजनता, ठीक है। तो इसमें क्या है? मुख्यार्थ। अब देखिए जिसका अर्थ जो है, अब नीचे हम इसको विस्तृत कर देते हैं। तो जहाँ अभिज्ञ द्वारा अर्थ की सिद्धि बाध्य होने पर रूढ़ि का प्रयोजन आश्रित मुख्यार्थ के संबंधित दूसरे शब्द में किया गया, यानी आरोपित अर्थ में। तो यहाँ पे क्या है? मुख्यार्थ। अब क्या है इसमें? क्या है, जो शब्दों का अर्थ होता है वो अलग होता है, पर इनको लाक्षणिक तौर पर यूज़ किया जाता है। तो जो सरल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वाचक, यानी सीधे से हम बोल देते हैं उनको। अब रूपांतरण के आधार पर कैसे होते हैं? विकारी और अविकारी। देखिए, विकारी और विकारी आपने सुना होगा। अब विकारी शब्द में देखिए, हम में से सभी जानते हैं कि लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं, पर ये आते किस में? ये आते हैं रूप के आधार पर। शब्दों का जो भेद होता है वो होता है 2 प्रकार से, जिसमें से कि जो आपका जो 2 प्रकार से रूपांतरण के आधार पर होता है, और जिसमें विकारी और अविकारी होते हैं। अब विकारी में आपका लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है, इनमें मतलब लिंग या वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वो होते हैं विकारी। और जहाँ पर इनका परिवर्तन ना हो किसी भी आधार पर, तो वो क्या होते हैं? अविकारी। अब देखिए यहाँ पे है जैसे तुम, तो यहाँ पे तुम, वह, बालक आदि। तो यहाँ पे क्या है? लिंग वचन कारक जो है संबंधित है, और इन्हीं के अनुसार जो इसमें है परिवर्तन होगा। पर अविकारी की अगर बात करें तो क्या है? वचन कारक या फिर लिंग है, कोई भी इसका परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि आप किसी से बोलो आगे जाओ, पीछे आओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, यहाँ रहो, वहाँ रहो,
तो इसमें क्या है कि अब ये चीज़ जो है आप लड़के से भी बोल सकते हो, लड़के से भी बोल सकते हो, एक समूह से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके कोई भी जो प्रक्रिया है कोई भी बाधित नहीं करती। अब प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं सॉरी दोस्तों। तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 4। अब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक। अब ये तो हो गया पहले में, ठीक, इसी के ऑप्शंस हो गए। अब प्रयोगानुसार अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, यानी विकारी के भी 4 और अविकारी के भी 4। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गई। अब अविकारी जो है, अब से ये क्वेश्चन में आता है, पर क्या है जब टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाहर फ्रेंड आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, बट क्या होता है कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना कि ऊपर ऊपर हमारा काम चल जाए। तो काम नहीं चलाइए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप टॉप करो अच्छे से। टीचिंग के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग में सिलेक्शन पाए। देखिए भीड़ में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल दौड़िए, पर कुछ इस तरीके से दौड़िए कि आपके दौड़ने की जो चाल हो वो भी जो हो भिन्न हो और आपका जो तरीका हो वो भी भिन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पे विकारी शब्द के विचार होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयातीत यदिक बोधक। तो शब्द के भेद एक दृष्टि में, तो शब्द के भेद अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब आपको एक दृष्टि में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमने अभी तक के पढ़ा है उसको एक चार्ट में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें और एक बार में रिवाइज भी हो जाए आपका। तो देखिए शब्द भेद जो है एक बार, तो यहाँ पे जो सार्थक निरर्थक में बांटा गया, उसके बाद क्या है जो सार्थक है उनको कितने में बांटा गया, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और जो विकार के आधार पर, ठीक है। अब जो बनावट के आधार पे थे ये हमारे कौन से थे, 3 भागों में बटे, जो कि रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि में बटे। अब उत्पत्ति के आधार में हमारे जो थे चार भागों में बढ़ गए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब अर्थ के आधार पर कितने में बटे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। विकार के आधार पर कितने में बटे, ये 2 भागों में बटे, विकार और अविकार। फिर इसके बाद क्या था, जो विकार था हमारा, जिसको हम विकारी अविकारी बोल रहे थे, विकार था वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में बटा, और जो अविकार था वो हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम व्याधिक बोधक में बट गया। तो ये था फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। लाइक करना या ना करना फ्रेंड आपके ऊपर है, पर जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ लो तो मेरे लिए वही लाइक हो जाएगा। पर अगर आपने नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दोस्तों प्रेस ज़रूर करिएगा। और लाइक से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप पढ़ें और इतना पढ़ें जितना कि आपके लिए ज़रूरी हो। व्यर्थ की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि हम उतना पढ़ लें जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और इधर उधर की बातें ना सुनें, ध्यान से पढ़ें। और एक चीज़ ये है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या है आज के टाइम में आपको बहुत बड़े बड़े लोग आपको पढ़ा रहे हैं, पर उनमें क्या है कि वो आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन की जो लेंथ है, अब क्या है कि आधे से ज़्यादा लोग आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, पर जिनको बेसिक नहीं पता है उनको स्टडी लेवल से शुरू करना चाहिए। और अगर आप भी फर्स्ट टाइम जो टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक आपका दिल हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, पर हाँ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद है या जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं उनकी हेल्प हो सके। तो बाय बाय फ्रेंड।